नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के उन 25 सवालों को लिया गया है जो हाल ही में रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अपने घर से सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए शाहिद को अपने कार्यालय पहुंचने में 25 मिनट का विलंब हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है जो शाहिद है उसका घर है, ठीक। और ये क्या हो गया, उसका ऑफिस हो गया। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, एक मिनट, डिस्टेंस तिरछी हो गई। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, जो हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन हमने इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, डी मान ली। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वो अपनी जो सामान्य चाल है, नॉर्मल चाल कितनी है, 6 है। उसके कितने बटे 4 से चलता है, किस चाल से चलता है, 5/6 चाल से चलता है। मतलब प्रेजेंट में चाल क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो जो रेशो स्पीड का होता है, स्पीड का रेशो हमारे पास हो गया 6:5, उसका जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम का रेशो होता है। तो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये किसका रेशो आ गया, टाइम का रेशो आ गया है। और टाइम के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो शाहिद है उसके द्वारा कार्यालय से जो घर है उसके बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय कितना लगता है। तो सामान्य चाल से चलेगा तभी सामान्य समय लगेगा। तो सामान्य चाल से चलने पर टाइम कितना लग रहा है, 5 यूनिट लग रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे किससे मल्टीपल कर दो, 25 से। कितनी हो गई, 125 मिनट। कितना समय लग जाएगा उसको, 125 मिनट लग जाएगा। शाहिद को अपने घर से कार्यालय तक जाने में 125 मिनट का समय लगेगा जब वो अपनी सामान्य चाल से चलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 125 मिनट, जो डी ऑप्शन के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर वो धीमी चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, तो क्या करना, आपको 25 को 6 से मल्टीपल कर देना। 6 × 25 क्या हो गया, 150 मिनट लग जाएंगे। जब वो अपनी सामान्य चाल के 5/4 से चलता है तो उसको अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने में 150 मिनट लग जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a + b = 4 है और ab = 3 है। तो aq + bq का मान आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, क्या aq + bq को मैं a + b का होल स्क्वायर -3ab लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे aq और प्लस bq की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a + b का मान दे रखा कितना है, 4 दे रखा है। a + b का मान 4 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -3ab। तो ab का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 हो गए हैं। ठीक है, तो 4 × 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, इक्वल क्या आ गया, 28 आ गया है। तो aq + bq का मान कितना आ गया है, 28 आ गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक व्यापारी ने एक ओवन 651 में खरीदा। अंकित मूल्य पर 86% की छूट देने के बाद भी उसे
68% का लाभ हुआ। तो O1 का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग मुझे बताइए सीपी और एमपी का रेशो कैसे निकालते हैं। तो आप बताएंगे सीपी के लिए क्या होता है, सीपी इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे एमपी के इक्वल होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ये चीज आप सभी को पता है या नहीं? आप बोलोगे जी सर पता है। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है 86%, तो कितना बचा 14। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 68%, तो 100 प्लस 68 कितने हो गए 168 हो गए। कितने हो गए 168 हो गए। ये क्या आ गया सीपी और एमपी आ गया है। इनको कैंसिल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। एक बार 14 का भाग देते हैं, 14 एकम 14 और बचे 2, 28, 14 दूना 28 हो गए। क्या हो गया 1/12 आ गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है सीपी, खरीदा कितने में है 651 में। पूछा क्या है आपसे, अंकित मूल्य पूछा है, मतलब क्या पूछा है 12 की वैल्यू पूछा है। क्या करना है 651 से मल्टीपल कर दो। तो 6 से 51 से मल्टीपल करेंगे 12 एकम 12, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। आपको आगे सोल्व ही नहीं करना, ऑप्शन में एक ही के अंदर यूनिट डिजिट 2 है, बाकी के ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो सोल्व करिए। 12 एकम 12 का 2 बचे क्या अपने पास 1, 12 पंजे 60 और एक कितने हो गए 61, बचे 6, 12 6 की 72 और 6 कितने हो गए 78। क्या गए 7812, जो ऑप्शन बी के अंदर ही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 7500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है। ये जो 2 वर्षों का मिश्र धन है, पिछली साल ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। तो 2 वर्षों के जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका आपको गोल्डन रेशो पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 2:1 होता है। ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का गोल्डन रेशो है। ठीक है, कैसे करते हैं, हमारे पास रेट कितनी दे रखी है 16% दे रखी है और राशि कितनी है 7500। तो 7500 का 16% क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 7500 को 1% को लेते हैं, क्या होगा 75 और 16 से मल्टीपल कर देते हैं। कितना गया 16 पंजे 80, बचे 8, 16 पंजे 80 हो गए और 16 7 112 और 8 कितने हो गए 20, तो क्या हो गया ये आ गए 1200। 75 को 16 से मल्टीपल करेंगे क्या आ गया अपने पास 1200। फिर क्या करना आगे, ये तो पहली साल का निकला। दूसरी साल के लिए क्या करते हैं, इस 1200 का 16% निकालना है। तो 1200 का 16% कितना होता है, 1200 का 1% से मल्टीपल करेंगे 12 इंटू 16, तो क्या हो गया 16 दूना 32 का 2 बचे 3, 16 एकम 16 कितने हो गए 152। आगे 2 को 12 से मल्टीपल कर देते हैं और 1 को 152 से मल्टीपल कर देते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं। 12 दूना 2400 प्लस क्या हो गया 192 इक्वल क्या हो गया 2592। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका 7500 क्या है अपने पास राशि है और 2500 क्या हो गया अपने पास ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो गया 10,052। तो 10,052 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर ही है। आप इसे भी यूनिट डिजिट से कर सकते हो। जब 7500 में 2592 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, बाकी ऑप्शनों में अलग अलग यूनिट डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है कि 10, 15 और 18 के चतुर्थानुपाती तथा 9 और 4 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती निकालते हैं
अगर अपने पास तीन संख्या दे रखी है और चतुर्थानुपाती पूछा है, तो जो दूसरी और तीसरी संख्या होती है, दूसरी और तीसरी संख्या के मल्टीपल में पहली संख्या का भाग देंगे। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन संख्याओं में से दूसरी और तीसरी संख्या के मल्टीपल में कौन सी संख्या का भाग देंगे, चौथी संख्या का भाग, तो पहली संख्या का भाग देंगे। ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास चार संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी। जो डी है ये क्या है, चतुर्थानुपाती है। तो क्या होगा इनमें रिलेशन, क्या होगा, बी और सी का मल्टीपल, बी इंटू सी इक्वल होगा ए और डी के मल्टीपल के। ठीक है, क्लियर है। तो चतुर्थानुपाती निकालते हैं। चतुर्थानुपाती क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो x इक्वल क्या हो गया अपने पास, 15 इंटू 18 बटे क्या है 10। तो 5 का भाग देंगे 2 बार, 5 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार गया, 9 बार। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 27। ठीक है। आगे आपसे पूछा मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या है, अगर मध्यानुपाती को मैं y मान लूं और दो संख्या मान लूं, क्या मान लूं, दो संख्या a और b, तो y इक्वल क्या होगा, ए बी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। तो y निकालना है, तो y इक्वल क्या हो गया, 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट। तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो y इक्वल क्या आ गया अपने पास, 6 आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका अनुपात, तो ये 27 अनुपात 6 हो जाएगा, 3 से कैंसिल, तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 अनुपात 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 अनुपात 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए के अंदर है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, आप बोलोगे जी सर बढ़ जाइए। चलो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुलक का है। बहुलक में आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं को चेक करना है। तो चेक करिए 90 कितनी बार आ रहा है, तो 90 को चेक करते हैं। 90 90 90 90 एक बार दिख गया, एक बार, तो 90 आ रहा है एक बार। ठीक है। आगे चेक करते हैं 80, 80 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 80 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है। 70 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, 70 दो बार आ रहा है। ठीक है। बचा क्या अपने पास 75, 75 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ गया, आगे बढ़े, दो बार आ गया, 75 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है, 80 हो रही है। कौन सी हो रही है, 80, 4 बार रिपीट हो रही है। तो इसका बहुलक, जो आंकड़े दे रखे हैं उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 10,896 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 91, 4 और 57 काट लिया जाए तो उनके पास 3:8:6 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों के बीच अंतर क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, बताते हैं। तो क्या है, कितने काट लिए जाते हैं, 91, 4 और 57। टोटल कितने काट लिए गए, 7 और 4 11 रहे, कितने हो गए 12, 2 बचे अपने पास 1, 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 रहे 15। तो काट कितने लिख गया, 152 काट लिया गया है। 152 काट लिया गया है, तो किस में से काटा गया है, 10,896 में से। तो बची क्या अपने पास राशि, 10,896 माइनस 152 किसके इक्वल है, 4, 9 में से 5 गया तो कितने बचे अपने पास 4,
ठीक है। और आगे बढ़े अपन, 8 में से 1 गया तो कितने बचे? 7, 0 क्या हो गया अपने पास? 1। क्लियर है? चलिए यहां आ गया अपने पास, ये आ गया 152 काट लेने के बाद। ठीक है, आगे देखो अब आप, उनके पास किस रेशो में बांटा जा रहा है? अब काट लिया तो इस रेशो के अंदर बांटा जा रहा है, 3:8:6। तो अपने पास क्या है टोटल? 3, 8, 11, 6, 17। तो 17 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 17 की वैल्यू आ गई 10,744। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू 17 का भाग दीजिए, 17 6 की 102, बचे क्या? 5, और ये 4 कितने हो? 54, 17 3 51, बचे क्या अपने पास? 3, और ये 4 34, 17 दूना 34। तो 1 की वैल्यू अपने पास आ गई 632। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? बी और सी के, बी और सी के मूल हिस्सों में अंतर। तो बी का हिस्सा क्या है? 8 इंटू 632 इक्वल क्या हो गया? 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 24 और 1 25, बचे 2, 8 6 के 48 और 2 50। और फिर सी की क्या दे रखी है वैल्यू? 6 इंटू 632, 632 से मल्टीपल कर दिए, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 18 और 1 19, बचा 1, 6 6 36 और 1 37। ये आ गए है, इसकी वैल्यू आ गई है। लेकिन हमने क्या किया, जो इसकी मूल वैल्यू थी उसमें से बी में से तो घटा दिया 4 और सी में से 57 घटा दिया। तो मूल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिए, ये 4 ऐड कर दिए और यहाँ पर 57 ऐड कर दिए। तो टोटल क्या आ गया अपने पास? ये आ गया 5060। और ये कितना आ गया? 7 और 2 9, 5 और 9 14 का 4, बचा 1 और 8 3849 आ गया है। इनका क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा डिफरेंस। 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1 बचा, 1 यूनिट डिजिट बच रहा है। तो डी ऑप्शन के अंदर ही बच रहा है। इनमें तो 4 4 है, तो ए बी सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आएगा तो आपका डी आंसर होगा। अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो इसमें माइनस करो। तो 5060 में से क्या घटाना? 3849। 10 में से 9 गए, क्या बचा? 1। तो यहाँ कितना था? 1 यहाँ ले लिया। 5, 5 में से 4 गए तो कितने बचे? 1। और 50 में से यानी कि 38 गए तो कितने बचे? 1211। तो 1211 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें आपको 2 डिस्काउंट प्रतिशत दे रखा है और आपसे पूछा है कि एकल छूट क्या है, ये आपको बताना है। जब भी आपको 2 डिस्काउंट प्रतिशत दे दिया जाए और एकल डिस्काउंट प्रतिशत पूछा जाए तो आपको क्या करना है? जैसे मान लो एक तो ए है, ए प्रतिशत है डिस्काउंट, और दूसरा है बी प्रतिशत डिस्काउंट है। तो आपको करना है कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इससे आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? एकल डिस्काउंट प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ए को मान लेते हैं 16, बी को मान लेते हैं 22, माइनस 16 इंटू 22 बटे 100। ठीक है, तो क्या हो गए? 16 और 22 कितने हो गए अपने पास? 38। 38 हो गए? नहीं हो गए। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35। ठीक है, बटे 100। तो 100 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 3.52 आ जाएगा। तो 3.52 घटा दीजिए। तो 3.52 घटाएंगे तो क्या घटाना? 4 घटाते थे 38 में, क्या बता? 34। और फिर 1 में से 0.52 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.48। 34.48% इसका आंसर होगा। जो एकल छूट है वो किसके बराबर होगी? 34.48% के बराबर होगी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हो। 100 पे पहले 16 का डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा? 84।
फिर 84 पे किसका देंगे, 22% का डिस्काउंट देंगे, तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर बढ़ जाइए, चलो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, तो उसकी बचत उसकी आय का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो आय है, जो आय है और जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसका रेशो क्या दे रखा है, 8:5 दे रखा है। तो सेविंग क्या है, अगर इनकम 8 है और खर्चा 5 है, तो सेविंग क्या रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसकी बचत उसकी आय का कितना प्रतिशत है। बचत 3 है, तो 8 का कितना प्रतिशत है, 3, तो 3/8। 3/8 बहुत बार पूछी जाने वाली फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 37.5% होती है। अगर नहीं पता है तो कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1/8 इक्वल क्या होता है, 12.5 होता है। क्या होता है, 12.5% होता है। तो 3/8 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 से मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 5×3 = 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 बनती, क्या होगा, 37.5% आ गया। ठीक है, लेकिन आपको 3/8 की प्रतिशत वैल्यू पता होनी चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको पता ही होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 37.5% आ गया, जो सी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 6 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना होगा, खुद से ट्राई करना होगा, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना होगा। और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है। और जब क्लास पूरी हो जाए तो उसके अंत में आपने 25 में कितना स्कोर किया है, वो भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं। ए 30 मिनट में बढ़ता है और बी क्या करता है, 45 मिनट में बढ़ते हैं। जो सी पाइप है वो 24 मिनट के अंदर खाली कर देता है। ए और बी तो क्या करते हैं, भरते हैं। अब ये क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 30, 45 और 24, 30, 45 और 24 का एलसीएम होता है 360। क्या हो गया, एलसीएम 360। तो अपन ने टंकी को 360 मान लिया, भाई कोई वैल्यू है 360, वो टंकी है। तो अब क्या करते हैं, ए 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 का भाग देंगे कितना, 12। बी 45 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 40, 8। सी 24 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितनी खाली करेगा, वो कितनी खाली करेगा, 15। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है और 6 मिनट के बाद, 6 मिनट तक खोल दिया जाता है उसी से पहले सी को 6 मिनट के बाद खोला जाता है। तो ए और सी 6 मिनट तक कितना भर देती है टंकी को, तो 1 मिनट में ए भरता है 12 और बी भरता है 8। तो दोनों ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, 20 भरते हैं। 6 मिनट में कितना भर देंगे, 120। बचा कितना अपने पास, 360 है, उसमें से 120 गया, तो बचा अपने पास 240। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सी को भी खोल देते हैं। तो ए और बी 1 मिनट में 20 भर रहे थे, लेकिन जो सी है वो 1 मिनट में 15 खाली करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, 12 + 8 - 15,
क्या हो गया, 5 आ गया है। तो 5 का भाग दे देंगे, क्या हो गया आंसर, 5 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ गया, 48 मिनट आ गया। क्या गया है, 48 मिनट आ गया है। अब क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट तो 48 मिनट आते ही 48 पे टिक कर देंगे, जो ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है, कुल समय बताना है। ये 6 मिनट भी बतानी है, जो ये 6 मिनट थी ये भी तो आपको बतानी है। तो कुल समय कितना लगेगा, 48 प्लस 6 इक्वल 54 मिनट। क्या हो जाएगी, 48 प्लस 6 इक्वल हो जाएगी 54 मिनट। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 54 मिनट होगा। जो ये वाला है ये गलत आंसर है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 30% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 19% कम हो जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीनों और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। चलो, यहाँ पे अपने पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और ये टीवी है, ठीक है। तो जो टीवी की कीमत है, जो वॉशिंग मशीन की कीमत है, और टीवी की कीमत से 1/4 पर, क्या ना, 25% कम है, मतलब एक कम है 4 में से। अगर टीवी की कीमत क्या है, 4 है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी, एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी कीमत 30% बढ़ जाती है और जो टीवी है उसकी कीमत 19% कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बताना है कि 8 वॉशिंग मशीन, तो एक की तो कितनी है अपने पास, 3 है एक की प्राइस, तो 8 की 8 से मल्टीपल कर देते हैं और यहाँ 4 से मल्टीपल कर देते हैं। 4 से ये कैंसिल 2 बार, कितना बचा, 2 से ये कैंसिल कितनी बार गया, 2 बार। तो 3:2 अपने पास इनका प्राइस का रेशो आ गया है, ठीक है। तो एक जो टीवी है, प्राइस का रेशो नहीं है, टीवी की संख्याओं का रेशो भी है। तो एक के ऊपर कितनी बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है, तो 3 के ऊपर कितनी बढ़ेगी, 90% बढ़ेगी। एक के ऊपर 19% कम हो रहा है, तो 2 के ऊपर कितना कम होगा, 38%। तो ओवरऑल कितना बढ़ा या घटा है, तो ओवरऑल बढ़ा है 52%। कितने पर बढ़ा है, 3 और 2 पर, 5 पर बढ़ा है, ठीक। तो भाग दीजिए 5, कितने क्या हो जाएगा, 10.4%। क्या हो गया, 10.4% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपका आंसर आ गया 10.4% इंक्रीज हो रहा है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 9 एक समान वस्तुएं कुल 16 में खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर 9 वस्तुएं हैं, 9 को कितने में खरीदता है, कितने में खरीद रहा है, 9 को 16 रुपए में खरीद रहा है। ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। लेकिन आगे दे रखा है कि 9 को हर एक को कितने में बेच रहा है, 2 में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, टोटल 18 में बेचेगा। ये क्या हो गया, एसपी हो गया है। सीपी 16 है, एसपी 18 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 16 पर। क्या गया, 1/8। तो अभी मैंने बताया था कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 12.5% प्राप्त हो रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको दे रखा है कि किसी आंकड़े का बहुलक और माध्य का क्रमशः 72.8 और 31 है। आंकड़ों का माध्य कितना होगा ये आपको बताना है। मूलानुपाती सूत्र, क्या आपको मूलानुपाती सूत्र पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास होता है बहुलक, क्या होता है, बहुलक। एक मिनट, सही से नहीं लिखा गया बहुलक,
थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये लाइन ये अच्छी की थी भाई। बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक कितना दे रखा है हमें? बहुलक दे रखा है 72.8 और माध्यिका कितनी दे रखी है? 31। तो 3 इंटू 31 माइनस 2 माध्य, माध्य आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 31 को मल्टीपल करेंगे तो ये 93 हो गया। तो 2 माध्य इक्वल हो गया 72.8 माइनस 93। ये थोड़ी होगा, नहीं ये नहीं होगा। 93 माइनस 72.8, इस 93 से 72.8 घट जाएगा, मतलब 73 घटेगा तो कितना बचे अपने पास? 20.2। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो माध्य कितना गया अपने पास? माध्य आ गया 10.1 आ गया है। तो आपके पास माध्य कितना है? 10.1 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो मोदानुपाती सूत्र ये है, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले को याद कर लेना है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक बस 6 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि वह समान चाल से यात्रा करे तो 4.5 घंटे में वह कितनी यात्रा करेगी? इनका समय का रेशो ले लेते हैं। क्या आ गया अपने पास? 6 रेशो 4.5, पॉइंट उठाए तो 0 हो गए, काट देते हैं। 3 रेशो 4, यहाँ 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 240 किलोमीटर। क्या दे रखी है? 240 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का भाग दो 60, या 3 की वैल्यू आपसे पूछी है 60 से मल्टीपल कर दो, कितनी हो गई? 180 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय करेगा? 4.5 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए के अंदर आपको दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है कि कोई संख्या है 6336 और 9 से विभाज्य है। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वह 11 से विभाज्य हो? तो आपको क्या करना है? कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होती है? जब उस संख्या का जोड़ क्या हो? 0 हो, या फिर 9 हो, या फिर 18 हो। उस संख्या का जोड़ 0 हो, या फिर 9 हो, या 9 से मल्टीपल कोई भी संख्या हो, तो उसमें 9 का भाग जाएगा, मतलब वो 9 से विभाज्य है। ठीक है, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगी? जैसे अपने पास क्या दे रखी हो? 1331। 1331 क्या है? 11 का क्यूब है। तो 11 से भाज्य है या नहीं कैसे चेक करते हैं? अल्टरनेटिव नंबर की संख्या लेते हैं, 1 और 3 हमने ये उठा ली, कितने हो गए? 4। फिर अल्टरनेटिव संख्या लेते हैं 3, ये भी 4। इनका अंतर अगर 0 हो, या फिर 11 या 11 से मल्टीपल कोई भी संख्या हो, तो उस संख्या के अंदर 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या संख्या दे रखी है? हमें ये संख्या दे रखी है 6336। क्या इसके अंदर 11 का भाग जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो कितनी संख्या का जोड़ना है, घटाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो अपन क्या करते हैं? 6 और 3 कितने हुए? 9। 3 और 6 भी ये 9। तो क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? आप बोलोगे जी सर भाग जाएगा, 9 आ रहा है। तो कौन सी संख्या जोड़ा या घटाया जाएगा? 0 को जोड़ा या घटाया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ आ गया 9 का किस संख्या में भाग जाता है और 11 का किस संख्या में? समझ आ गया? अगर क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में आपके पास, तो आप कर लोगे या नहीं करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
जिसमें आपको दे रखा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 3, 3 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो ए कर सकता है 3 दिन में, बी भी 3 दिन में, जो सी है वो कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल क्या है, काम कितना है, तीनों का एलसीएम 12। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4, बी कितना काम करेगा 4 और सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। टोटल काम कितना अपने पास 12। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसका 3 गुना काम लेना है। तो 3 से मल्टीपल कर दो। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, 4 8 और 1 9। तो 9 का भाग दो, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 4 बार। तो तीनों मिलकर 3 गुने काम को 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 दिन आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि सारा की उम्र उसकी बहन एमा की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है। यह सारा है और यह एमा है। तो अगर सारा की उम्र हम y मान ले, जो सारा है नहीं, एमा की उम्र माननी है। एमा की उम्र अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो सारा की उम्र क्या हो गई, इसकी दुगनी की 2a प्लस 5 वर्ष ज्यादा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और उनकी जो योग है, उनकी जो एज है, उनका टोटल कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 29 दे रखा। तो टोटल क्या हो गया, इनको जोड़ देते हैं। 2a प्लस 5 प्लस a कितना हो गया, 3a प्लस 5 इक्वल क्या है, 29 है। तो 3a इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 3 से ये कटेगा, क्या गया 8 हो गया। तो a की वैल्यू 8 हो गई है। तो क्या आंसर आपका 8। तो एमा की आयु क्या हो गई है, 8 आ गई है। तो एमा की उम्र कितनी है, 8 है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन में आपसे एमा की उम्र ही पूछी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको दे रखा है कि एक लड़के ने 305 में 4 लंबी और 5 छोटी नोटबुक खरीदी। यदि लंबी और छोटी नोटबुक्स की कीमतों में 20 का अंतर है तो क्रमशः प्रत्येक लंबी और छोटी नोटबुक की कीमत क्या है, क्या आपको बताना है। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको सोल्व कराता हूं कि जो कीमत दे रखी है लंबी, मतलब इसको मैं बिग मान लेता हूं, बड़ा पी, ये छोटी स्मॉल मान लेता हूं एस। इनमें अंतर क्या है, 20 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी नोटबुक है वो छोटी से 20 ज्यादा के अंदर मिल रही है। हमारे पास नोटबुक क्या है, 4 तो बड़ी है और 5 छोटी है। ठीक है, और टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है, 305 रुपए खर्च कर रहा है, 305 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि जो 4 लंबी बुक है इसकी जगह भी मैं अगर 4 छोटी बुक ही खरीद लेता, कितनी, 4 छोटी बुक ही खरीद लेता। 4 लंबी बुकों की जगह मैं अगर 4 छोटी बुक ही खरीद लेता तो मैं कितने रुपए कम देता, मैं एक छोटी बुक पर कितने कम दे रहा हूं, 20 रुपए कम दे रहा हूं। तो 4 पर कितना कम देता, 80 रुपए कम देता। तो 80 रुपए कम देता तो 350, 5 में से 80 रुपए में घटा देता हूं, क्या आ गया 225। अब मेरे पास टोटल जो बुक है वो पूरी क्या हो गई, छोटी छोटी हो गई। तो 4 और 5 टोटल बुक कितनी हो गई, 9 बुक हो गई और 9 की 9 छोटी है। तो टोटल रुपए कितने हैं, 225। एक की वैल्यू निकालने के लिए मैं भाग देता हूं, 9 का भाग दिया कितनी बार गया, 25 बार गया। तो जो छोटी बुक है उसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 25 आ गई है। ठीक है, तो बड़ी की क्या आ जाएगी, बड़ी की निकाल देते हैं, बड़ी माइनस 25 इक्वल क्या दे रखा है 20। तो इक्वल क्या होगा, 25 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45। तो जो बड़ी बुक है उसकी क्या है प्राइस, 45 है। कौन सा ऑप्शन सही है, 45 और 25, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है। आप बोलोगे, कुछ स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर मैं तो लंबी को छोटी क्यों करूं, अगर मैं छोटी को बड़ी भी तो कर सकता हूं। तो आप वैसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर आप जो बड़ी बुक है, जो छोटी बुक है उसको बड़ी बनाना चाहो तो छोटी बुक
यानी छोटी बुक के बदले बड़ी बुक लेने में कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक के ऊपर। तो 5 छोटी बुकों को बड़ी बनाना है तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीपल कर देंगे। कितना आ गया? 100। अब क्या कर देंगे? 100 रुपये अपने क्या लग रहे हैं? एक्स्ट्रा लग रहे हैं बड़ी लेने में पूरी। तो 305 लग रहे थे पहले, अब 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने आ गए? 405 हो गए। तो 405 कितनी बुक खरीद रहे हैं इसमें? 9 बड़ी बुक। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 936। बचे कितने? 4, 5 45, 9 5 45। तो बड़ी बुक की प्राइस आ गई 45। इससे अब आप छोटी बुक की भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि 10 सेंटीमीटर कोर वाले 6 गनों के सिरों से सिर जोड़ा जाता है तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल वाला बताना है, टीएसए। ठीक है। एक घन अपने पास, जैसे मान लो ये कोई एक घन है, ऐसे क्या है? 6 घनों को जोड़ना है। एक मिनट, ये एक घन है, ऐसे 6 घनों को जोड़ना है। ये दो 4 हो गए, 1 मिनट, 5 और 6 जोड़ दी। एक की क्या है लंबाई? 10 है, तो इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10। तो लंबाई क्या हो गई अपने पास? लंबाई आ गई 60। चौड़ाई कितनी दे रखी है? विड्थ 10 दे रखी है। ऊंचाई क्या है अपने पास? वो भी 10 ही है। अब टीएसए क्या होता है? टीएसए इक्वल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है? 60, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10, प्लस चौड़ाई 10, ऊंचाई भी 10, प्लस ऊंचाई 10 और लंबाई कितनी है? 60। तो क्या हो गया? 2 गुणा 600 प्लस 100 प्लस 600, तो 2 गुणा 1300 इक्वल क्या हो गया? 2600 आ गया। जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना गया? 2600 आ गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2600, जो ऑप्शन डी के अंदर है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे ठोस बेलनों में ढाला जाता है। एक छोटे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो जो 2 पाई है ये तो दोनों के अंदर ही कॉमन रहेगा, तो इसको तो अपन को लेना ही नहीं है रेशो के अंदर, क्योंकि रेशो के अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो आर से स्टार्ट करना है। तो पहले की आर कितनी है? त्रिज्या 5 है। ठीक है, पहले की त्रिज्या क्या है? 5 है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले के लिए 2 और पाई को ऐसे कैसे मल्टीपल, त्रिज्या क्या है? 5 और आर 5 है, ऊंचाई कितनी है? 12 है। 5 प्लस 12 कितनी हो गई? 17 हो गई। इस 17 से मल्टीपल हो गई। रेशो 2 पाई ऐसे कैसे? ठीक है, छोटे वाले के लिए 2 पाई। आर कितनी है छोटे वाले की? 2 इंटू 2 गुना आर प्लस एच कितना है? 5। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया? 17:2 आ गया है बड़े का और छोटे का, बिग और स्मॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। स्मॉल और बिग का रेशो दे रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप दे रखा है 32 इंटू 16 की पावर -2 इंटू 2, ये है बटे में बटे 2 बटे 16 की पावर 3 इंटू 4 की पावर m+3 के वर्गमूल का मान 2 है। तो आपको m का मान बताना है।
ये एक अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं। पहले अपन इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। तो क्या है अपने पास 32 इंटू अगर आपके पास 4 की पावर -x हो तो आप कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे 1/4 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ अपने को 64 की पावर -2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 1/64²। 64 × 64, यहाँ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 2/16 की पावर 3 इंटू 4 की पावर m+3। चलो यहाँ क्या करते हैं, 32 और 2 64 से क्या हुआ, ये 64 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया 1/64 इंटू, एक मिनट, 1/64। तो 64 क्या है, ये अपने पास है 4 की पावर 3। क्या होगा 64 क्या है 4 की पावर 3। और फिर लिखेंगे अपन 2/16। तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर और 4 की पावर 4 की पावर, अरे मिनट, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसके ऊपर ही पावर क्या है 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में मल्टीपल, तो 4 की पावर 6 बन जाएगी। 4 की पावर 6 हो गई। ठीक है, 4 की पावर m+3। चलो ये दो तो कैंसिल हो गया था ना, ये दो तो कैंसिल हो गया था, तो एक आ गया, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो अब ये पावर ऊपर जाएगी, ये पावर ऊपर जाएगी, और ये पावर क्या है, बेस सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, और जुड़ के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 4 की पावर -9 इंटू 4 की पावर m+3। ठीक है, अब इंटू है, बेस सेम है, तो क्या होगी 4 की पावर, ये जो पावर है ये जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी अपने पास 4 की पावर m+3 -9, जिसे आप लिख सकते हो इधर 4 की पावर m-6। क्या आ गई है, ये आ गई अपने पास। इसको सिंप्लीफाई करने पर, इस वाले को सिंप्लीफाई कर दिया तो अपने पास ये निकल कर आया। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, तो इसका वर्गमूल भी करना है, और इसकी वैल्यू में 2 दे रखी है। अब वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ गया अपने पास 4 की पावर m-6 इक्वल 4, इसकी पावर 1। तो फिर क्या होगा, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा m-6 इक्वल 1, तो m बराबर क्या होगा 6 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 7 निकल कर आई है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये सवाल अच्छा था या नहीं था, समझने में कठिनाई हुई होगी, लेकिन फिर भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में आपको दे रखा है कि एक संख्या के 2/3 के, क्या है 2/3 के 10% 80% कितना है, 10% का 80% 748 है। तो वह संख्या क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या n है, उसके 2/3 का 10% मतलब 1/10 का भी 80% मतलब 8/10 कितना है 748 है। चलिए कैंसिल करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूना 22। अरे एक मिनट ये 8 दूनी 16 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 34 8, और ये 7 बार कटा, ये क्या हो जाता 2 और 2 4, ये गए 5 और ये 5। क्या आ गया अपने पास 127 इंटू 5 25 3 75 आ गया। तो मल्टीपल करते हैं, यूनिट डिजिट 5 आएगा,
तो यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, बाकी ऑप्शनों में 5 आ ही नहीं रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करना है तो इसको मल्टीपल करिए और आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूरा सोल्व नहीं करना और जल्दी आंसर टिक करना है तो यूनिट डिजिट चेक करिए और आंसर टिक करिए और आगे बढ़ जाएगी, जैसे मैं बढ़ गई, ये बढ़ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है और डीबीसी है 76 डिग्री। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सीएई 53 डिग्री है, तो कोण एईबी की माप क्या है ये आपको बताना है। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन, यहां से ये त्रिभुज किधर गया, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया अपन। चलो क्या है त्रिभुज ए, मिनट, अरे अच्छा यार, ए, फिर इसकी मोटाई कम हो गई, ए बी और सी आई। बी डी लंब है एसी पर, ये बी डी है वो लंब है एसी पर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा कि कोण डीबीसी, डीबीसी कितना है 76 डिग्री है, ये लो 76 डिग्री। आगे बोल रखा है कि बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई 53 डिग्री है, सी ए ई 53 डिग्री है, ये इस प्रकार है, ये लो जैसे मान लो ये ई है, तो ये वाला कोण है वो क्या है 53 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है ए ई बी, ये बताना है ए ई बी, आपको ये निकालना है थीटा। ठीक है, अगर ये 53 है ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 कितना हो गया 47, ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 47 हो जाएगा, ये 47 ये 76 ये क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 47 प्लस 76 कितना हो गया 180 माइनस 6 7 13 का 3 7 12 123, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये थीटा की वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी 123। एक मिनट ये कितना निकल रहा है 47 नहीं होगा, ये 37 होगा। ये क्या है 37, ये भी 37 होगा। ठीक है, सैंतीस, ये माइनस है यहाँ पे, क्या हो गया 7 और 6 13 का 3, 7 10 कितना होगा 13, 13 माइनस करेंगे कितना होगा वो हो जाएगा 67। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 67 आ गई है, जो ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 आपके सामने है कि एक लोलक प्रदोलन कोण 1 डिग्री इस प्रकार बनाता है कि साइन ए बराबर 1/2 है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है तो साइन ए इक्वल 1/2 कब होता है, जब ए की वैल्यू क्या हो 30 हो। मैंने जब पहली क्लास करवाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके अंदर मैंने सभी के मान बताए थे कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, सब बताए थे। ठीक है, कोस सब बताए थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब बताए थे। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि जब ए कितना हो 30 डिग्री हो तभी साइन ए की वैल्यू 1/2 हो सकती है। तो साइन 3a इंटू 30 इक्वल क्या होगा साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं।
ये तभी आप निकाल सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता हो। और वो कब पता चलेगी? अगर आपने कहीं और से पढ़ा है या फिर मेरी पहली क्लास देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 47, 59 और 74 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो क्या 5 से भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं बचेगा। क्या 3 से भाग देने पर समान शेषफल बचेगा? तो आप बोलोगे यस, 3 से भाग देने पर समान शेषफल बच रहा है। और वो कितना बच रहा है? वो 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? वो 2 बच रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो आज के हमने 25 क्वेश्चन कर लिए और 25 क्वेश्चनों में आपका कितना स्कोर आया है वो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर, कि आपने कितना स्कोर किया है। क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, इसके ये कमेंट में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली क्लास में मिलते हैं अब इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।